हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है। आज एक नई क्लास शुरू करते हैं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमें हिंदी व्याकरण का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। चाहे हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, हिंदी को अच्छे से जानने के लिए हमें उसके व्याकरण को अच्छे से जानना पड़ता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है? वी धन आ, वी उपसर्ग है और वी आ से मिलकर बना है। क्री धातु है इसमें और ल्युट प्रत्यय है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि व्याकरण में कौन सी धातु है या कौन सा प्रत्यय है। तो व्याकरण में क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। ठीक है। विश्व के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो विश्व के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि जी। पाणिनि जी को विश्व के प्रथम व्याकरणाचार्य कहा जाता है। विश्व की प्राचीनतम भाषा क्या है? विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, उसे आगे बढ़ाते हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। क्या अर्थ है व्याकरण शब्द का? टुकड़े टुकड़े मतलब अलग अलग करना, अर्थात टुकड़े टुकड़े करके उसका सही स्वरूप ज्ञात करना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण। ठीक है। हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी के पाणिनि कौन कौन है? कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी, इन्हें हिंदी के पाणिनि कहा जाता है। आ तथा अह को अयोगवा किशोरी दास वाजपेयी ने कहा। अ तथा अह को अयोगवा किसने कहा? किशोरी दास वाजपेयी ने कहा। स्वर और व्यंजन का नाम पतंजलि ने रखा। स्वर और व्यंजन का नाम किसने रखा था? पतंजलि ने रखा था। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि क्या है? शब्दों की आधारशिला है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। प्रश्न पूछता है वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो हम बोल के लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए, लिपि क्या होती है? ध्वनियों को प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना ही लिपि है। जब हम अपनी ध्वनि को किसी प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती इन भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। आगे देखिए,
उर्दू की लिपि फारसी है। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, आगे चलिए। अब हम आ जाते हैं मात्रा। किसी शब्द को पढ़ने के लिए या सही उच्चारण के लिए हमें मात्रा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए मात्रा क्या होता है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जब किसी स्वर को हम पढ़ते हैं उसमें जो पढ़ते समय, जो उच्चारण करते समय लगता है, जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अब बात आती है कि स्वर क्या होते हैं। तो देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है? स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 13। स्वरों की संख्या 13 है। कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। स्वरों की संख्या 13 है और 13 स्वर यही हैं। पंडित किशोरीदास बाजपेयी ने अ, अह को अयोगवाह वर्ण कहा है। पंडित किशोरीदास ने अ और अह को अयोगवाह वर्ण कहा है। ठीक है, अब अयोगवाह जान जाते हैं कि अयोगवाह होता क्या है, अयोगवाह का अर्थ क्या है। तो अयोगवाह का अर्थ देखिए, अयोगवाह ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है अ मतलब नहीं, योग मतलब साथ, वाह मतलब चलना। अर्थात जो न स्वर के साथ हो न व्यंजन के साथ, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर स्वर और व्यंजन के साथ चले, उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या है? जो न स्वर के साथ चलता है न व्यंजन के साथ चलता है, परंतु आवश्यकता अगर उसकी पड़ती है तो स्वर और व्यंजन के साथ चल सकता है, उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अह और अह को नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। अ और अह को क्या कहते हैं? नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? जन्म के आधार पर या मात्रा के उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय, एकदम कम समय, एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। मतलब अगर किसी शब्द का उच्चारण आप करते हैं, उसमें उच्चारण करने में एकदम कम समय लगे या एक मात्रा के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय उसके उच्चारण में लगे, तो उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ठीक है, अ को शहीद वर्ण कहते हैं। अ को शहीद वर्ण कहते हैं। क्यों इसे शहीद वर्ण कहते हैं? क्योंकि ये हर शब्द के साथ मिला होता है, हर शब्द के साथ इसका उच्चारण होता है। अ। ठीक है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने इन चारों को
सादे स्वर कहा है। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि सादे स्वर किसे कहते हैं, तो सादे स्वर अ ई उ री, अ ई उ री को सादे स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, मतलब जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या 2 मात्रा का समय। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है उसके उच्चारण में, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आ ई उ ए ऐ ओ औ, आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, नोट देख लीजिए क्या है। ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर और इसे स्वर संधि भी कहते हैं। ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। आ ई उ को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ को मूल दीर्घ स्वर। प्रश्न पूछता है ये कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, या संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, या मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, या इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय, मतलब तिगुना समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसा ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय, और इसमें कहें कि उन दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा इस स्वर के उच्चारण में समय लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह देख लीजिए आप लोग, एस के आकार से होता है। जैसे किसी भी शब्द को हरि ओम या ओम में हम इसका उच्चारण करते हैं या इसके शब्द का चिन्ह देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी में प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग हम या तो किसी को पुकारने में या नाटक का मंचन करने में या नाटक करने में हम करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग को ये क्लास कैसी लगी। ये हर एग्ज़ाम के थ्रू बहुत अच्छा क्लास है। हिंदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जो हर परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।